अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद भली करे आया जी आया नु वश अत के बखैर रागले। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। नया दिन, एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हाजिर हैं। आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए हैं। बीमारी तो बीमारी होती है और जब वो कैंसर जैसा मूसी मर्ज हो तो मरीज सिर्फ नाम सुनकर ही डिमोरलाइज हो जाता है। लेकिन शो में आज ऐसे बच्चे से मिलवाएंगे जिसने इस बीमारी को मात दी है। एक ऐसे शख्स का भी बताएंगे जिसने कई साल सलाखों के पीछे गुजार दिए, जमीन के तनाजे पर कई अफराद को कत्ल कर दिया, मुकदमे में जरदारियों को नामजद किया गया है। और मजीद कौन कौन शामिल है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इनकलाब के 43 साल मुकम्मल हुए, पाक ईरान ताल्लुकात और तिजारत, इस पर भी होगी बात। PSL सीजन 7 चल रहा है, इस पर भी लाजमी गुफ्तगू करेंगे आज। शेर खुदा हजरत अली रज़ी ताला अन्हु की सीरत और किरदार पर भी रोशनी डाली जाएगी। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं सियासत का, जिसमें आजकल बहुत कुछ चल रहा है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही ने अपोजिशन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके कहा कि PTI वालों को बता दें, घबराए नहीं, आपसे ताल्लुक तो निभाने के लिए बना है। इमरान खान ने भी कह दिया, घबरा तो वो रहे हैं जिन्हें 20 साल बाद चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आया है। तो जनाब देखें किस तरह से अपोजिशन जो है वो ये सोच रही थी। अच्छा, ये जो गोइयां चल रही थी जब अपोजिशन जा रही है मिलने के लिए, तो अब कुछ जो है वो किले की दीवारें हिलने जा रही हैं, कुछ महल की चूल्हे हिलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपोजिशन के दावे रेत का महल ऐसे साबित हुए कि काफ लीग के रहनुमा जो हैं उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। वजीर आजम को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि PTI वालों को बता दें कि घबराना नहीं है, और उस पर वजीर आजम ने कहा कि आपने भी नहीं घबराना। परवेज इलाही साहब वहाँ पे उनको अच्छी चाय शाय पिलाएंगे, इससे ज्यादा PMLQ से उनको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हुआ भी वही जिसकी पेशगोई फवाद चौधरी ने की थी। लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ एंड कंपनी को चाय पिलाकर रुखसत कर दिया। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। मोनिस इलाही ने बरमला ऐलान कर दिया। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तमाशा चल रहा है, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, PTI वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। मोनिस इलाही के बयान पर वजीर आजम मुस्कुराए, फिर स्टेज पर आए और बोले, मोनिस आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। वजीर आजम ने मोनिस इलाही को ये भी बताया कि घबराया हुआ कौन है। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को काफ लीग और चौधरी बरादरान पर भरपूर एतमाद है। तो काफ लीग ने तो साथ देने से कर दिया है साफ इनकार, लेकिन ऑपोजिशन फिर भी तहरीक अदम एतमाद लाने पर इसरार कर रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि कोई साथ दे या न दे, तहरीक अदम एतमाद हर सूरत लाएंगे। कमर जमान कायरा बोले कि अगर हुकूमत की मुखालफत तमाशा है तो फिर परवेज इलाही को सोचना चाहिए। जावेद लतीफ बोले, ताकतवर हल्के अवाम के साथ हैं। कोई साथ दे या ना दे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, वजीर आजम को घर भेजेंगे। प्रोग्राम 7 से 8 में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत के लिए अपोजिशन ही काफी है। अगर काफ लीग चाहती है कि वो PTI के साथ इस महंगाई में, इस बदनज़मी में इन देने के लिए चिमटी रहे, करने के लिए आजाद, लेकिन फिर अवाम का जो गजब है, जो अवाम की नफरत है, जो इस PTI हुकूमत के लिए है, उसका उसे भी सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि अगर अपोजिशन सियासी तरीके से मुखालफत ना करे तो क्या साजिशें करे, चौधरी परवेज इलाही को सोचना चाहिए। अगर इनको तमाशा कहा गया है तो मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब को इसका ख्याल करना चाहिए कि उनकी औलाद अगर उनके घर आने वाले सियासतदानों को तमाशा कह रही है इन मुलाकातों को, तो फिर
उनको चाहिए कि ये तमाशा बंद करा दें। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने समा से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम सही कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले घबराए हुए हैं। ये घबराहट मईशत की ज़बूहाली पर है, आवाम की बदहाली पर है। घबरा तो हम रहे हैं, ये एक हकीकत है। घबरा इसलिए रहे हैं कि जो एक सेटल चीजें हैं उनको ओपन करना, खास तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से जब वो बात कर रहे हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि जिन्हें ताकतवर हल्के कहा जाता रहा है वो भी अवाम के जज्बात एहसासात से अलग थलग नहीं रह सकते। और दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चौधरियों के दर से शहबाज शरीफ के हाथ मायूसी के सिवा कुछ ना आया, अपोजिशन इस बार भी खाली हाथ रहेगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि मोनिस इलाही ने लीगी सदर को पैगाम दिया है कि रोटी चोटी खाओ और चलते नजर आओ। सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे, उन्हें शिकस्त देंगे। अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आने वाला। शाह महमूद कुरैशी का सियासी हरीफों को पैगाम, दावा किया कि शहबाज शरीफ चौधरियों के दर से मायूस लौटे हैं। चौधरी बरादरान की वज़ादारी है कि उन्होंने उनको इज्जत दी, बिठाया, वोट देने का वादा नहीं किया, इनकार कर दिया। एम्पायर बिल्कुल न्यूट्रल है, हमेशा एम्पायर न्यूट्रल होता है। डेरा इस्माइल खान में क्या इशारा नहीं मिला? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी मुस्लिम लीग के सदर पर ताक ताक कर निशाने लगाए। 22 साल बाद चौधरी बरादरान की इयादत करना इनको याद आ गई है और वहाँ से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी छोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ की आनियों जानियों पर दिलचस्प अंदाज में तबसरा किया। कुर्बान जावा उस थानेदार दे जिन्हें मां ते याद करा देती है। कुर्बान जाइए इमरान खान दे जिन्हें इन्होंने सारे इकट्ठा ते कर दिता है। मीर भी क्या सादा है कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। फैसल जावेद ने अपोजिशन को कल के बजाय आज अदम एतमाद लाने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि उनके अपने ही लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। और असम्बली में बात करने का मौका ना मिला तो अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने बाहर आकर मोर्चा संभाल लिया। कहा SHO समेत 6 अफराद को जरदारियों ने कत्ल किया, लेकिन मकतूलीन के वर्षा की कोई दादरसी नहीं कर रहा। एक गोली लगी टांग में, हाथ में, इतना बड़ा इशू नहीं था, खून बहता रहा और कहा मरने दो, उस बेचारे शहीद पुलिस वाले को भी कहा मरने दो। ये फिरौनियत, ये रऊनियत और उसके बाद 6 लोग अभी तक वहाँ जान को अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। एक बच्चा भी है, कई जख्मी हैं। वो कहते हैं कि जी अली हसन जरदारी और पता नहीं उसके जो बकिया लोग हैं चमचे, उन्होंने मरवाया है, उन्होंने जमीन चुक अली हसन जरदारी ने कब्जा की है। FIR नहीं कट रही, लाशें रोड पर बेहुरमती हो रही है, रोड पर लाशें पड़ी हैं, सिंध के लोगों की लाशें हैं और अब FIR नहीं काटी जा रही। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ बिलावल जरदारी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हो, नाज़िम जोखियों का केस आने नहीं देते हो, नौकर की बच्चियों का केस टेकअप नहीं करते हो, नौशीन शाह और उनके केस के ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, और जब कातिल ही, अब पता चला कि कातिल है बिलावल जरदारी, इसके लोग हैं। तो नवाब शाह वाक़े से मुतालिक बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। जिना अस्पताल कराची के दौरे के दौरान सहाफ़ी ने बिलावल से सवाल किया कि चेयरमैन साहब आप इतने बड़े वाक़े पर खामोश क्यों हैं? आप के MPA पर उंगलियां उठी हैं, जवाब तो दें। मगर बिलावल ने जवाब ना दिया। साहब नवाब वली मोहम्मद मेडो वडो वाक़ो थियो आहे, हिन वक़्त ताईं खामोश आहे। MPA ते जेको आहे त आंगूर खई न पुकरे अरे इन जवाब दियो आहे न, इन वक़्त ताईं गिरफ्तारी भी न थी वञे। सो नया दिन में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जब वापस आएंगे फैसल तो ढेर सारी बातें करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कहा कि ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में खातून अव्वल की हमशीरा ने अफवाहें गलत करार दी हैं। इस हवाले से ये तफसील देखिए। इस्लामाबाद में PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। कहा ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी खतरनाक है और ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मामले पर मालूमात इकट्ठी कर ली। 4000 से ज्यादा जो इस वक्त
बेसिक रिसर्च सामने आई है, ट्वीट किए गए हैं इस इशू पर। 117 तकरीबन सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस तरह की बातें प्रोपागेट कर रहे थे। समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने खातून अव्वल की हमशीरा से खुसूसी गुफ्तगू की तो उन्होंने सारी अफवाहें गलत करार दी और बताया, एक हफ्ते से जो खातून अव्वल बिल्कुल इस्लामाबाद में है, उनका लाहौर जाना ही नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान ने कहा, जिसने ये मुहिम प्लान की उसे नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत नामुनासिब रवैया है और बिल्कुल इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जिसने भी इसको प्लान किया है उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को भी, चाहे हमारे सियासी मुखालिफ भी हैं, उनको भी इसको कंडेम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक अफवाहें किसने फैलाई, किस के अकाउंट से क्या ट्वीट किया गया, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सब पता लगा रही है। वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा दौरा रूस का शेड्यूल तैयार हो गया है। इमरान खान 24 फरवरी को वफ्द के हमरा मॉस्को जाएंगे। दौरे के दौरान रशिया के साथ ताल्लुकात को पायदार 2 तरफा शराकतदारी में बदलने के मुआहदे होंगे। रेलवे, सनत व पैदावार, तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे भी मुतवक्के हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद और मामून ख़ुसूसी मोईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। और सऊदी अरब में 4 रोज़ा सऊदी मेड नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। 150 मुख्तलिफ कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए हैं। सऊदी वज़ारत तवानाई की जानिब से दारुल हुकूमत रियाज में मुकामी मसनूआत पर मबनी अशिया की ये सबसे बड़ी नुमाइश है, जिसमें खाने पीने की अशिया के अलावा इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, मेडिकल और दीगर अहम प्रोडक्ट के स्टॉल्स नुमाया है। नुमाइश में माहिर सऊदी फनकारों के फनपारे भी रखे गए हैं, जबकि कदीम सऊदी दौर के मॉडल्स भी बनाए गए हैं। नुमाइश 4 रोज़ तक जारी रहेगी। जैसे कि इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पड़ोसियों से देरीना ताल्लुकात की, हमने बताया कि ईरान का भी बड़ी जो है वो जो है दौरा इम्पोर्टेंट रोल है। रशिया का बहुत अहम जो है वो दौरा करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। ऐसे में न सिर्फ हम जा रहे हैं बल्कि हमारे मेहमान भी हमारे घर आ रहे हैं। तो ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी ने पाकिस्तान का दौरा किया। सियासी अस्करी क़यादत से उन्होंने मुलाकातें की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार दे दिया। पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात हमेशा से पाकिस्तान का उसूल रहा है। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान वो पहला मुल्क है कि जिसने आज़ादी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। अब दोनों ममालिक में कैसे ताल्लुकात हैं और बाहमी तिजारत के हवाले से क्या मामलात हैं। इनक़िलाब ईरान के 43 साल मुकम्मल होने पर ईरानी कौंसल खाने में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। साथ ही एंकर फैसल करीम से तकरीब का अहवाल जानते हैं। तिजारती पाबंदियां दौरे जदीद की दुनिया का वो ताकतवर हरबा है कि जिसके जरिए बड़ी बड़ी अक़वाम को जंग किए बगैर ही हराया जा सकता है। ईरान ऐसे ममालिक की फहरिस्त में सरे फहरिस्त रहा है कि जिस पे साला साल तिजारती और माशी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन शायद अब बर्फ पिघल रही है। ईरान के 43वें यौम इनकलाब के मौके पर आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस रेजिलियंट नेशन ने इन तमाम तर पाबंदियों का सामना किया और पाकिस्तान और ईरान का तिजारती हजम कितना है, कितना इसका पोटेंशियल है और आजकल दोनों ममालिक के दरमियान किस तरीके के बरादराना ताल्लुकात चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो ईरान की 43वीं विक्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन जो है मनाई जा रही है और इस मौके पे हमने जहमत दी है हिज एक्सेलेंसी काउंसिल जनरल हसन नौरैन साहब को। हसन नौरैन, हिज एक्सेलेंसी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू समा टीवी। यू आर वेलकम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारकबाद ऑन दिस ऑस्पिशियस मोमेंट। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू योर पाकिस्तानी ब्रदर्स ऑन दिस ब्यूटीफुल डे? Thank you. At the outset, I would like to express my deepest congratulations to the people of Iran, especially those Irani citizens who are residing here in Pakistan and in particular in Karachi. And I want to express my sincere thanks to the nation of Pakistan. I have received many congratulation messages from different parts of the Karachi and Sindh province. What do you think both the countries have the potential
And have we achieved that potential? Where do we stand with the trades, the bilateral trades? Actually, the total population of the both of the countries stands more than 300 million people. 225 million people in Pakistan and 85 million people in Iran. So in total, more than 300 million people. And it's a very good market for the both parties. Our trade volume right now is around 1.3 or 4 billion dollar. And I think it's very few in comparison of the huge potentials between the two countries. And the Iran and Pakistan government, they can meet each other's needs very easily because we have around 1,000 kilometer common border and sea border as well. And in the Sistan and Balochistan of Iran and Balochistan of Pakistan, all the people are the Baluchi people. Most of them are the relatives, rishtadars. So we have actually numerous potentials to do business with each other. But the main obstacle right now is lack of the banking channel. And we hope that the State Bank of Pakistan and the State Bank of Iran to find a resolution, a mechanism of payment, so that the traders of the both of the countries can easily do business between each other. We are very actually hopeful, and I think the horizons are promising. Inshallah, in near future, we can see at least $5 billion trade annually. And I think it's actually very easily be materialized. Tourism is now growing all over the world. What do you think that Iran and Pakistan have to do in this corridor as well? Actually, we have some good steps within last year. We inaugurated a direct flight from Karachi to Mashhad and from Lahore to Mashhad also. And we have a direct flight from Karachi to Tehran as well by Iran Air. And PIA also is interested to actually inaugurate a new route from Karachi to Tehran and Mashhad also. You know, we had only one land border since the independence of Pakistan, but alhamdulillah right now we have 3 land crossing borders. One of them you mentioned in Rimdan Gap, and the second is Mand Pishin. Yeah, so the people are very happy right now. All of the travelers from Sindh and southern parts of Punjab, they prefer to come here to Karachi, and then from Karachi to Gwadar and Rimdan. Then from Chabahar, they can easily use the domestic flights to go to Mashhad, to Tehran, to another, all of the cities of Iran. The last question, the only difference in Pakistani and Iranian cuisine is we Pakistanis put a lot of masalas in it. So what's your favorite cuisine over here in Karachi? I am guessing it's biryani. Chicken biryani. Yes. And chicken boti. And also the lamb biryani, if you can find lamb biryani, is very delicious and tasty. Thank you so much, His Excellency. It was a pleasure talking to you. आज आपने देखा कि जो बाइडेन भी वापस बात करने को तैयार हो गया है। ओबामा ने बड़ी कोशिश की थी। देखिए, दुनिया हवाई किल्लों में नहीं होती, हकीकत में मबनी होती है कि देखें, एक होता है बायलैटरल एग्रीमेंट, चाहे कितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों ना हो, कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान डायरेक्टली $3 लाख से ज़्यादा नहीं माल बेचता, और उनके वहाँ आधा अरब डॉलर का माल, बल्कि 378 मिलियन का माल आ रहा है। इसका मतलब हम हमारे हमसाई से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हमारी भी बदनसीबी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत अब अपनी सोच चेंज कर रही है, और अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ये ईरान जो नेशन है उसका करैक्टर ऐसा है कि ना ये झुके ना बैंड डाउन हुए,
और उन्होंने असूलों पे कंप्रोमाइज़ किया और ये सब साल गुजारे और अच्छी तरह से और ग्रोथ भी हुई और दुनिया के आगे कहीं हाथ नहीं फैलाया इन्होंने IMF वगैरह के साथ। अब ईरान के साथ वेस्ट की फिर एक मायदा होने जा रहा है जिसमें सैंक्शंस हटाई जा रही हैं और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की इजाज़त दी जा रही है। इस मौके ऊपर आप पाक ईरान गैस पाइपलाइन को जल्दी से जल्दी जो अधूरा है आपका उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। गैस की जो शॉर्टेज है, जो इंडस्ट्री की लोड शेडिंग है वो ख़त्म हो और ईरान को पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमें उन अशिया का जो हम पहले उन्हें करते थे, कोई नई अशिया नहीं है। तो टेक्सटाइल है, उसमें डेनिम है, उसमें चावल जिसको राइस कहते हैं वो बहुत बड़ी तादाद बासमती राइस के वो आती है क्योंकि चावल ईरानी डिशेस का मेन जुज़ है। हमें तो बहुत आगे होना चाहिए था। दुनिया भर से ट्रेड हो रही है, हमारा एक वाहिद मुल्क है जो मैं समझता हूँ जो ट्रेड नहीं कर रहा। हम तो बहुत पीछे रह गए और वाकई जिन लोगों ने ईरान से ट्रेड किया, रीजनल ट्रेड का फ़ायदा उठाया, वो कंट्री बहुत तरक्की कर गई हैं, बड़ा डिसिप्लिन आ गया, ट्रांजिट रूट बन गए हैं। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान और ईरान के तिजारती ताल्लुकात, पाकिस्तान और ईरान के जो सियासी और सिफारती ताल्लुकात हैं उनमें दिन ब दिन बेहतरी आएगी और उम्मीद यही की जा सकती है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी तिजारत का हजम बढ़ाएं, लोग एक दूसरे से मिलें और इसी तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, प्यार और मोहब्बत बढ़ती रहे। तो चले जी, फैसल जिस तरह से आपको बता रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, प्यार और मोहब्बत बढ़ता रहे, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे पड़ोसी हैं, इतराफ़ के जो हमारे ममालिक हैं, उनके साथ हमारा अच्छा बॉन्ड जो है वो हम शेयर करें। आगे बढ़ते, हाफिज़ नईमुर रहमान कराची वालों से माफ़ी मांगे। ऐसा क्यों? MQM के रुकन सिंध असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने ये मुतालबा जो किया है, उन्होंने कहा है कि 28 दिन सिंध असम्बली के बाहर मेला लगाकर क्रेडिट लिया गया। आज 2 हफ्ते हो गए, जमात इस्लामी की कोई शिक नहीं मानी गई। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के लोगों से माफ़ी मांगे। 28 दिन आपने बड़ी यहाँ पे मेला लगाया, फूड मेला लगाया और आपने बड़ा क्रेडिट लिया। आपके 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए आज। आपके निज़ाम पर आपकी कोई शिक नहीं मानी गई। अव्वल तो आपकी शिकें मान ली गैर कानूनी शिकें सारी, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। चंद दिन और हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। या तो मुराद अली शाह और उनकी पूरी काबीना घर जाए या जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट के कानून की रोशनी में तरमीम करे, असम्बली के अंदर वो तमाम हिदायत पे अमल करे जो सुप्रीम कोर्ट ने। तो इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे पाक ईरान ताल्लुकात का और बहुत ही अहम दौरे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म रशिया जा रहे हैं, इसके अलावा ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आए और फिर हम खुद भी गए और हमने खुद उस इवेंट को देखा भी कि किस तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तो इस सारे मामलात पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब दोनों ममालिक को आगे बढ़ना चाहिए। फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बासित साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा कि बड़े अहम ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो नई शक्ल इख्तियार कर सकती है क्योंकि अब हवाएं बदल रही हैं, अब दोस्तियां बदल रही हैं और ऐसे में जब वज़ीर आज़म रशिया जा रहे हैं, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट इस्लामाबाद क्रेमलिन। रशिया का यह दौरा कितना अहमियत का हामिल देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ बड़ा ही अहम दौरा होगा और चूँकि ये ख़ास वक्त में हो रहा है तो बहुत से मैं तजिया निगारों के देख रहा था, उनका ख्याल ये था कि इस वक्त चूँकि यूक्रेन में एक टेंशन है वेस्ट और नेटो कंट्रीज़ और रशिया के दरमियान, तो ये विज़िट शायद पोस्टपोन कर देना बेहतर था। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इस विज़िट को होना चाहिए और यही वक्त है सही जबकि विजिट होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में एक सदमहरी सी रही है कोल्ड वॉर के ज़माने में। उसके बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो फिर हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकली। फिर ख़ास तौर पे जब पोस्ट कोल्ड वॉर में हम देखते हैं उस सिनेरियो में, तो हमें ये नज़र आता है कि रीअलाइनमेंट्स हो रही है, जिसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो हमारे लिए रीजन हैज़ बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और रशिया के साथ मुझे याद है कि हमने बहुत से, हमारा इंटर गवर्नमेंटल कमीशन भी इनके साथ है, हमारा इनके साथ जॉइंट बिजनेस काउंसिल भी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सारे जितने भी इदारे हैं ये कायम हुए इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ब्यूरोक्रेसी दोनों साइड्स पे इन सही फॉलो अप हम नहीं कर पाए।
हालांकि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन ने हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स की अपग्रेडेशन की बात भी की, 1.5 मिलियन टन की तक ले जाने की बात भी हुई। फिर अब रशिया नॉर्थ साउथ जो गैस पाइप है उस पर तो इन्वेस्ट कर ही रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। मैं आपको बताऊं कि मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो मॉस्को में थी। उस जमाने में जब पाकिस्तानी शर्ट्स आती थी, सोवियत यूनियन का जमाना था, तो लाइन लग जाया करती थी और एक दिन में ही स्टॉक्स खत्म हो जाया करते थे। तो पाकिस्तान रशिया के दरमियान अफगानिस्तान को लेकर खास तौर पे एक कन्वर्जेंस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इसको इकोनॉमिक साइड पे लेकर जाना है। जब तक इकोनॉमिक स्टेक्स बढ़ेंगे नहीं रशिया के पाकिस्तान में, उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर अभी तक मौजूद है पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात में। 2019 में 2013 में शायद उन्होंने आना था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर सर्गी लावरोव वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे के बाद प्रेसिडेंट पुतिन को भी पाकिस्तान आना चाहिए इस साल किसी स्टेज पे, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट पुतिन खुद नहीं आएंगे पाकिस्तान, उस वक्त तक एक साइकोलॉजिकल बैरियर बहरहाल मौजूद रहेगा। क्योंकि हमारी तरफ से तो लोग जाते रहे हैं, वो कि प्राइम मिनिस्टर बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान से कोई जा रहा है, लेकिन सदूर जो हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ भी गए, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी भी गए 2010 में। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इकोनॉमिक जो कॉम्पोनेंट है उसको भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि रशिया बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस रीजन का और अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए बेशुमार हैं। बासित साहब, जैसे कि आपने खुद भी फरमाया कि पुतिन का आना ड्यू था, वो नहीं आए, बट उस वक्त के मामलात में और अब के मामलात में काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। ऐसी ख़बरें भी हैं कि पुतिन दौरा करने जा रहे हैं। ये मैं उस तनाजुर में कह रहा हूँ कि जब 2013-2009 था तो उस वक्त हमारे रिलेशंस बिल्कुल सर्द महर थे और इतने ज़्यादा कि किसी भी फ्रंट पे हमारी मुलाकातें नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्रुज़बा वो हुई। उसके बाद जब उस फ्रंट पे बर्फ़ पिघली तो अब आहिस्ता आहिस्ता दीगर मामलात भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि अब ये बैरियर भी टूटने वाला है और पुतिन आने वाले हैं? नहीं, ये टूटना चाहिए इसको, क्योंकि ध्रुज़बा एक्सरसाइज भी हुई 2016 से हुई। उसके बाद फिर फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया ने MI-35 हेलीकॉप्टर गनशिप्स भी दी। यही बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी, क्योंकि रशिया भारत सेंसिटिव तो है, भारत की जो एक प्रॉब्लम है भारत का, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन वुड बी एबल टू कम। क्योंकि देखें, भारत ने तो अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अमेरिका के साथ क्वाड के हवाले से कर ली है। उन्होंने तो अपने पत्ते फेंक दें, गो कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस रखें, क्योंकि S-400 वो ले रहे हैं और बड़ा इक्विपमेंट ले रहे हैं रशिया से, और रशिया के लिए इंडियन मार्केट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन हमें इसको जीरो सम गेम की तरह नहीं देखना चाहिए, इसको हमें विन विन सिचुएशन बनानी। रशिया इंडिया के अपने ताल्लुकात हैं, उनकी अपनी नोयत है, लेकिन हमारे लिए वो इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए कि भाई हम, चूंकि उनके ताल्लुकात है तो हमारे लिए स्पेस नहीं है। हमारे पास डिप्लोमेटिक स्पेस है रशिया के साथ ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू होगी वो एक बैलेंस्ड होगी और उसमें जो खास तौर पे इकोनॉमिक कंपोनेंट है उस पर ज़्यादा अहमियत होगी। और फिर अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, उस पर अगर हम कोई कन्वर्जेंस ला सकें ताकि मामलात आगे बढ़े तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तमाम चीज़ें, फिर टेररिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है और बहुत से इशू हैं, लेकिन इन सारे नेगेटिव स्टेज की बजाय में पॉजिटिव स्टेज की तरफ बढ़ना है। उसके लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत अहम अहमियत के हामिल हैं, और पाकिस्तान को थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए। हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को थोड़ा हमें तेज करना चाहिए। बाकी चीज़ें अगर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए मजीद राहें खुले। अच्छा सर, जिस तरह से अब हम बात करें कि हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसमें मज़ीद जो है वो हमें एक्टिवनेस लाने की ज़रूरत है, तो जिस तरह से अफगानिस्तान के तनाजुर में अगर हम बात करें तो उसके बाद हम देखते हैं कि कई यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, और जब रिसेंटली अहमद वहीदी साहब यहाँ पर आए हुए ईरान से, उससे पहले सऊदीया से मिनिस्टर आए, तो किस तरह से देख रहे हैं पाक ईरान ताल्लुकात को? अब एक नया मोड़ आने जा रहा है, न्यू शिफ्ट है सर हमारे रिलेशनशिप की। देखिए, ईरान एक मामला ज़रा डिफरेंट है। मैं ठीक है, हमारी लंबी सरहद भी है इनके साथ, हमारे नेबर हैं, ब्रादर मुल्क भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में भी, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी अंदरूने खाना बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा
अपने आप को एहतियात से, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, इस वक्त हमारा बुनियादी जो इशू है वो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी का इशू है, और उसमें गल्फ कंट्रीज प्ले अ मेजर रोल। और हमें अगर हम कुछ थोड़ा बहुत इसको बैलेंस तरीके से आगे चलेंगे तो ईरान के साथ ही हमारी अपॉर्चुनिटीज बहुत हो सकती हैं, और कोई वजह नहीं है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा ना उठाएं। जिससे मैंने पहले कहा कि डिप्लोमेसी में जीरो सम गेम नहीं होती, तो इसलिए हमें जहां ईरान से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, ईरान किसी जमाने में हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, लेकिन भारत 79 के रेवोल्यूशन के बाद बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई और बड़ी अफगानिस्तान की वजह से मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन हमें उन चीज़ों को ठीक करना। और ये फिर ये भी याद रहे कि डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है, हम ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करते हैं। ये नहीं होता कि एक ही विजिट से सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म भी गए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि इन ताल्लुकात को हम बेहतर करें, लेकिन ये ना हो कि एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ये एक बेसिक प्रिंसिपल अगर हम अपने सामने रखें तो कोई वजह नहीं है कि हम एक बैलेंस तरीके से आगे चलें, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 8 सालों में भारत ने ज्यादा स्पेस अपने लिए बनाई है गल्फ कंट्रीज में, और ईरान के साथ उनके ताल्लुकात चाबहार वगैरह की वजह से पहले ही कुछ बेहतर हैं। तो हमें भी इस तरह ही कोई एक स्किलफुली गेम खेलनी है, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है इस खित्ते में और पूरी दुनिया में। हम जिस तरह जो हमारी लोकेशन है, फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान इज वेरी, अल्लाह ताला ने इसको बड़ा बेस्ट तरीके से प्लेस किया है। तो हमें अपनी पोजीशन से, अपनी पोटेंशियल से फायदा उठाना चाहिए। और आज जो ईरान के वजीर दाखिला आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बॉर्डर के हमारे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं वो भी सही एड्रेस हो जाएंगे। कुछ हम ऐसे एक मैकेनिज्म तो मौजूद हैं, लेकिन वो मीटिंग्स नहीं हो पाती बदकिस्मती के साथ। तो फिर ईरान का जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी बलोचिस्तान के हवाले से, उसमें भी कुछ डिस्ट्रप्शन सी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों पे भी तवज्जो देनी है। मैं वही कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, लेकिन हमारा फॉलो अप जो है वो जरा वीक है। फॉलो अप हमें जरा थोड़ा सा उसको फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बासित साहब, आपने जिक्र किया चाबहार और भारत के रिलेशन का। अब चाबहार पोर्ट और जो कांडला पोर्ट है भारत का, इतनी लंबी उसमें फिर वाटरवे आ जाता है, तो मेरे ख्याल से ये ईरान को भी शायद सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ वो कांडला जाके काम करेगा। गवादर और चाबहार ये थोड़े से ही डिस्टेंस पे हैं। एक तो चीज़ ये कि सिर्फ हमें नहीं बल्कि दीगर ममालिक को भी सोचने की ज़रूरत है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने इकोनॉमिक फ्रंट की बात की जिसको अब मजबूत से मजबूतर होना चाहिए। हमने अब आप इसको करेजियस स्टेप अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमने दियारे गैर 7 समंदर पार पॉलिसियों को बहुत ज़्यादा वेटेज दी, जो कि ऑब्वियसली देनी भी चाहिए, दे वर द सुपर पावर। बट नाउ द थिंग इज़ के डायनामिक्स शिफ्ट हो रही हैं। एशिया की जो डायनामिक्स है, एक तरफ चाइना खड़ा है, दूसरी तरफ रशिया उस रोल में एंटर होने जा रहा है। सीपैक पे हम बहुत ज़्यादा हमने एम्फेसाइज़ किया हुआ है, बट नाउ हमारी पाक ईरान गैस पाइपलाइन वो कब से अधूरी पड़ी हुई है। फिर हमारी फ्रेट ट्रेन चली तो है, लेकिन पाकिस्तान ईरान तुर्की का ब्लॉक बड़ा अहम होने जा रहा है। खलीजी ममालिक में भी थोड़ा सा हम देखने के मामला थोड़े बेहतर होने जा रहे हैं। Is it the time now for Pakistan to take bold economic steps उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन हम अभी तक तज़ज़ुब का शिकार हैं जी। हम चूंकि हमारे कुछ और इश्यूज हैं, IMF के हैं, FATF के इश्यूज हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी एहतियात कर रहे हैं ताकि इस वक्त एक मुश्किल घड़ी है उससे हम निकलें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त जो कनेक्टिविटी के इशू हैं, रीजनल इंटीग्रेशन के इशू हैं, वो तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रीजन में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे उस वक्त तक आप दुनिया के साथ भी कारोबार नहीं कर सकते। पहले आपको रीजनल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है, फिर आप कहीं जाके ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे अभी जो चाइना का विजिट हुआ है मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कम अज कम 10% भी चाइनीज इंडस्ट्रीज पाकिस्तान शिफ्ट हो जाती है विद द नेक्स्ट 5 years, तो यू विल सी कि पाकिस्तान विल बी अ चेंज कंट्री। बट द क्वेश्चन इज कि हमने आया इन चीजों पे फोकस किया है कि नहीं। अब आपने चाबहार की बात की, मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत से ममालिक, सिर्फ ईरान और भारत नहीं, और भी बहुत से ममालिक चाहते हैं कि गवादर सही मानों में एस्टेब्लिश ना हो, क्योंकि उनको गवादर पोर्ट से सीपैक से खतरा है। इसलिए मेरी जाती राय ये है कि बहुत से ममालिक हैं जो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को अनस्टेबल करें, जो हम देख रहे हैं आए दिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इस वजह से हमारे ये भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए,
इसलिए क्योंकि देखिए रशिया भी मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ एक ट्रांजिशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है जो भारत में आके ख़त्म होगा। फिर भारत एक कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है जो कि कोलकाता से शुरू होकर म्यांमार से जाकर ऊपर जाएगा। तो बहुत से इस वक्त हमारे खिते में कॉरिडोर बन रहे हैं और फिर चाइना म्यांमार के थ्रू भी कॉरिडोर बना रहा है। तो ये जो इस वक्त रीजन में जो एक्टिविटी हो रही है हमें उससे थोड़ा बहुत अपने आप को बाखबर रखना है और देखना यही है कि हम इससे किस तरह पाकिस्तान को पोजीशन कर सकते हैं कि हम इससे फायदा उठाएं। लेकिन ये याद रहे कि चैलेंज अभी खत्म नहीं हुए, बहुत सी कुव्वतें पाकिस्तान को अभी भी अनस्टेबल। ठीक है सर, चैलेंजेस बिल्कुल सर, चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए, अभी बहुत कुछ है अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए दीगर ममालिक से जो है वो ताल्लुकात और टाइज और बॉन्ड्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो नया दिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक अहम मामला पीपल्स यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद का ये मामला है। परवीन रिंद अपने चचा के हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। पीपल्स यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद का मामला। परवीन रिंद अपने चचा के हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंची। चीफ जस्टिस ने IG शहीद बेनज़ीराबाद को आज तलब कर रखा है। सुबह 9 बजे 3 औरतें कमरे में दाखिल हुईं और तशद्दुद किया, ये परवीन का मौक़िफ़ था। बाहर निकलने की कोशिश की तो मारा और किसी ने बचाया नहीं। परवीन रिंद जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं पहुंची हैं सिंध हाई कोर्ट और यहाँ इनका कहना है कि क्या वो सिंध की बेटी नहीं है। एहतजाजन उन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी है। तो पीपल्स यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद किया गया था और इसी मामले में वो अपने चचा के हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंची हैं और यहां पहुंच के उन्होंने खुलासा किया इस चीज़ का कि सुबह 9 बजे 3 औरतें उनके कमरे में दाखिल हुईं और उन पर तशद्दुद किया। वो बाहर निकलीं, उसके बावजूद उन्हें किसी ने नहीं बचाया बल्कि बाहर भी तशद्दुद किया और यहाँ खड़े होकर उन्होंने सवाल किया है कि क्या वो सिंध की बेटी नहीं है। अगर वो नहीं भागती तो फिर उनकी खुदकुशी शो कर दी जाती और एहतजाजन परवीन अपने पैरों में कोई चप्पल पहने बगैर सिंध हाई कोर्ट इंसाफ के हुसूल के लिए पहुंची हैं। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट पहुंची इंसाफ के हुसूल के लिए और फैसल ऐसा पहली दफ़ा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इस तरह की खबरें जो है वो सामने आती रहती हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जो स्टूडेंट्स की शिकायत मौसूल होती हैं, कुछ लोग उनको तंग करते हैं, कुछ ग्रुप्स तंग करते हैं और फिर जिस तरह से अभी ये परवीन रिंद ने कहा है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागती तो फिर वो मेरी खुदकुशी जो है वो शो कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर साल 15 फरवरी को दुनिया भर में बच्चों के कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर की अक़साम, उनकी अलामात और कैंसर हो जाने की सूरत में इसके इलाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए। आज हमने स्टूडियोज़ में एक ऐसे बच्चे को मदऊ किया है कि जिसने अपनी जो नन्हा सा बच्चा है, बीमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने इस बहुत बड़ी बीमारी को शिकस्त देके ये बताया है कि वो बीमारी जिसको सुन के ही बड़े बड़े लोगों के आधी बीमारी तो उसी वक्त हो जाती है, उसी वक्त हो जाती है, तो इस बच्चे ने उस बीमारी यानी उवैस शहजाद ने ना सिर्फ कैंसर को शिकस्त दी बल्कि अब वो कितना इसको एंजॉय भी कर रहा है। इस बच्चे से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर आबिद जमाल हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, डॉक्टर आबिद जमाल हमारे साथ मौजूद हैं और ये कैंसर हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, CEO हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर, दुनिया भर में बच्चों के कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे सामने उवैस शहजाद की जो एग्जाम्पल है वो मौजूद है, जो हिम्मत के साथ रिकवर हुए। हमें इस बीमारी के हवाले से सबसे पहले वो वजूहात बताएं जिनकी वजह से बच्चे कैंसर का शिकार हो जाते हैं। बड़ों अडल्ट्स के कैंसर के मुकाबले में बच्चों के कैंसर जो होते हैं वो ज़्यादातर उनमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे अडल्ट्स में अगर आपको स्मोकिंग मिलती है, पान गुटखा छालिया वगैरह वगैरह, तो ये बच्चों में ऐसे एजेंट्स नहीं होते। फिर बच्चों में हेरिडिटरी कैंसर इतने कॉमन नहीं है जो कि क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है देर में, इजहार जो होता है वो देर में होता है, लेटर ऑन इन द लाइफ। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर वो हेरिडिटरी है तो देर में प्रेजेंट होगा। सो
बच्चों में कैंसर्स का कोई आप ना तो कोई जेनेटिक बहुत ज़्यादा बेसिस होता है, कुछ कैंसर्स हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, मिसाल का रेटिनोब्लास्टोमा है, लेकिन उमूमी तौर पे बच्चों के कैंसर्स ना जेनेटिक होते हैं ना ही मोस्टली ज़्यादातर एनवायरमेंटल एजेंट्स की वजह से होते हैं, जो कि मुख्तलिफ है अडल्ट कैंसर से। सो ये इनको हम कहते हैं डिनोवो कैंसर्स होते हैं, यानी कि ये नए कैंसर होते हैं जो किसी फिल वक्त हमें इनके बारे में पता नहीं, हमें इनके बारे में इनके डीएनए एनालिसिस या इन चीज़ों से हमें कुछ तो पता है कि इनके खोलियों के अंदर क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत इनका ईटियोलॉजी यानी कि होने की वजूहात बहुत डिटेल में पता है सब कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में उस वक्त जन्म लेता है जब जाना होता है किसी कैंसर वार्ड में, ख़ास तौर पे जो जुवेनाइल कैंसर वार्ड होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे होते हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ट्रीटमेंट होती है, जो कीमो होती है, वो जो बड़े लोग होते हैं जिनको ये कैंसर होता है वो डिफरेंट होती है और इनको लगने वाली डोज का ये डिफरेंट होती है, ये बताइए। देखिए, एक तो जाहिर है जो कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं वो वज़न के हिसाब से दी जाती हैं, तो बच्चों की डोजेस, अगर बच्चे का वज़न 15 किलो या 20 किलो है तो जाहिर है उसकी डोज चौथाई होगी एक अडल्ट के मुकाबले में। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे जो होते हैं चूँकि उनके पास कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि दूसरी बीमारियाँ नहीं होती जैसे कि अडल्ट्स में होती हैं, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ओवरऑल एजिंग के इफेक्ट्स, तो वो कीमोथेरेपी को निस्बतन बेहतर टॉलरेट करते हैं अडल्ट्स के मुकाबले में। तो डोज कम होती है, टॉलरेंस बेहतर हो सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें आउटकम्स भी बेहतर होते हैं अडल्ट्स के मुकाबले में, मे बी फॉर दोज रीजंस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, हम अक्सर देखते हैं कि जब बड़े पेशेंट्स को इस तरह की बीमारी होती है तो जब डायग्नोज होता है तो बेचारे आधा बीमार तो वो उसी वक्त होना मज़ीद शुरू हो जाते हैं। आज के दिन के मौके पे हमने, क्योंकि हम एक ऐसे बच्चे को भी हमने मदऊ किया है कि जिसने इस बीमारी को शिकस्त दी है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, उनके स्टार्स के साथ जो है वो तस्वीर खिंचा रहे, उवैस शहजाद इनका नाम है। तो मुझे ये बताइए कि बच्चों में ना सिर्फ ये कि इस कैंसर को, जैसे कि आपने ख़ुद कहा, क्योंकि बड़ों में दीगर बीमारियां होती हैं और वो कैंसर उसको मज़ीद एक्सेलरेट कर देता है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो क्या उमंग होती है, वो क्या होप होती है जो बच्चों में ज़्यादा होती है और बड़ों में कम होती है? इज़ इट दिस वे? आपने सही फरमाया, जो बड़े लोग होते हैं उनका एक नफ्सियाती बैगेज होता है और वो उस नफ्सियाती बैगेज कुछ डिसइंफॉर्मेशन, उनके कुछ अपने पहले से तरजीहात जिसे हम प्रेजुडिस कह सकते हैं, उसके नतीजे में उनका इलाज जो होता है वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, क्योंकि उनका जो नफ्सियाती इश्यूज जो उनके साथ चल रहे होते हैं वो ज़्यादा पेचीदा होते हैं। बच्चे ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं, यानी कि वो जल्दी बाउंस बैक कर सकते हैं, जल्दी उस नफ्सियाती इशू से। ये नहीं कि मैं आपसे किसी वक्त कह रहा कि वो डिप्रेशन नहीं होता बच्चों को या बच्चों को एंजाइटी नहीं होती, ये सारी चीज़ें बच्चों को भी होती है, लेकिन बच्चे निस्बतन ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं। मैं आपके सामने बता दूँ, मैं अडल्ट सर्जन हूँ, अडल्ट लोगों की सर्जरी करता हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको माहिराना राय नहीं दूंगा, लेकिन जनरली मैं आपको बता सकता हूँ बच्चों से डील करना एक फिजिशियन के लिए निस्बतन एक डिफरेंट टाइप का एक डिफरेंट चीज होती है अडल्ट्स के मुकाबले में। ठीक है, अडल्ट्स के मुकाबले में बच्चे जो है वो जल्दी जो है ओवरकम करते हैं। तो एक ऐसे ही हीरो, एक ऐसे ही बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमें हमारे शो पे ज्वाइन किया है, उवैस शहजाद। उवैस, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। जी बिल्कुल। अच्छा उवैस, आप इतने बहादुर हैं, आपने जिस बीमारी का सामना किया वो आसान बात तो नहीं थी, तो आप में इतनी सारी हिम्मत कहाँ से आई और आपको पूरा यकीन था कि भाई मैं ओवरकम कर लूंगा? जी, कि मेरे को पूरा यकीन रहा कि मैं कर लूंगा, क्योंकि अब हॉस्पिटल में जाना, व्हाइट सेल गिरना, सुइयां लगाना, तकलीफ दे इलाज रहना, और मैंने बीमारी को शिकस्त दी है। मैं बीमारी को मैं करता है 3 साल से मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ। क्या बात है उवैस। अच्छा मुझे उवैस ये बताएं कि
आप लड़े भी हैं और आपने अपने हम उम्र को भी और बाकी लोगों को भी बहुत लेसन दिया है। वैसे मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये तुम्हारी कुछ हम ना वीडियोस भी चला रहे हैं, इसमें तुम डांस भी कर रहे हो, अच्छा इसके अलावा तुम शाहिद अफरीदी से भी मिले, इसके अलावा तुम सलमान भट्ट से भी मिले, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ तुम मिले, किन किन के साथ मिले, कैसा लगा इनसे मिलकर, ये बताओ। जी मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं शाहिद अफरीदी से भी मिला, उनके पास गया, शाहिद अफरीदी कहते कि तुम मेरा मैच कैसे देख सकते हो, तुम तो छोटे हो। मैंने कहा अपना मोबाइल निकाला, मैंने देखा शाहिद अफरीदी चक्के बूमू आया, शाहिद अफरीदी कहते तुम तो सच पे मेरा मैच देखते हो, आ जाओ एक ओवर का मैच खेलते हैं। मैंने उनके साथ एक ओवर का मैच खेला, मैंने भी सिक्स मारे, उन्होंने भी मारे, एक दफा मैंने उनको आउट किया, एक दफा उन्होंने मेरे को आउट किया। उनका PSL का बैट था, वो था भी भारी, और तब मैं बीमार भी था, मेरे नाखून नहीं थे, तब मैं उठा भी नहीं पा रहा था, बाल झड़ गए थे, नाखून नहीं थे, आईब्रोज चले गई थी, मेरे ऐसे मसलियात मेरे साथ 2 दफा हो चुके हैं। चले कोई बात नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं। अच्छा ये बताइए उवैस, मुझे ये पता चला है कि आपको रिपोर्टिंग का भी बड़ा शौक है, तो क्या रिपोर्टिंग की आपने? जी मेरा रिपोर्टिंग का बहुत शौक है, मैं मुख्तलिफ जगह पे जाता हूँ, रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, पापा कहीं पर भी ले जाते हैं, पापा यहाँ रिपोर्टिंग करता हूँ। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, अभी कुछ रिपोर्टिंग करके दिखाएं जरा कुछ। जी मैं कर सकता हूँ कि ये देखिए इस वक्त में ब्लड कैंसर का मसला है, मैं ब्लड कैंसर से लड़ता हुआ हूँ, ब्लड कैंसर है, एहतियात रखें, मास्क पहने, बाहर ना जाएं, मिट्टी धूल में ना जाएं, और मास्क पहने रखें, हैंड सैनिटाइजर लगाएं और अपने साथ रखें, और जब जो भी चीज है हौसला रखें अपने अंदर, और आप हिम्मत मत हारें, हिम्मत हारेंगे तो आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, आपके अंदर हौसला नहीं रहेगा। आप माँ बाप को भी हौसला लें, खुद भी हौसला लें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा हमारे साथ ही रहना, अभी हमने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। डॉक्टर साहब ये जो रेजिलियंस है ना जिसकी आप बात कर रहे थे, ये उवैस जो हैं ये इसका अमली नमूना है। मैं चाहूँगा कि आप इस फैक्टर पे अब ज़रूर बात करें कि जब बीमारी होती है तो बहुत सारे लोग उस बीमारी को ऐसे लेते हैं, जो रिश्तेदार हैं या इवन जो क्लोजन्स हैं उसको ऐसे लेते हैं कि जनाब अली ये चीज़ हो गई है, और अब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उससे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कितना ज़रूरी है इन चीज़ों से फ़ाइट करने के लिए? मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, इंसान अपना जिस्म जब बदलते हुए देखता है तो उसी वक्त वो डर जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का इसमें आप क्या रोल समझते हैं कि जिन्होंने उस बंदे को, उस बच्चे को, उस बच्ची को मोटिवेट करना है, उनका कैसे रोल देखते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बहुत अहम आपने उस मसले पर रोशनी डाली है, इस वक्त सवाल किया है। देखें किसी भी इलाज, खुसूसन कोई जानलेवा बीमारी के इलाज के दौरान एक मुतवक्की ग्रीफ रिएक्शन होता है, यानी मरीज का एक रिएक्शन आता है, उसकी फैमिली का एक रिएक्शन आता है जब उनको बुरी खबर सुनाई जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेस और अगर अच्छे अस्पताल हैं तो वहाँ नफ्सियात के या साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो कि मरीज को नफ्सियाती हेल्प देते हैं और उनको उस बेचुखम से जो जिससे उनको गुजरना है बीमारी के, उसमें वो न सिर्फ उनको कोप करने का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हें इस दौर से गुजरना है, बल्कि उनको मॉरल सपोर्ट और उनके गिर्द एक इंसुलेशन, मैं कहूँगा एक सपोर्ट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और डॉक्टरों को, खुसूसन वो जो कैंसर के इलाज करने में मसरूफ़ है, उनको मरीज़ की नफ्सियाती वेलबींग और उनकी फैमिली की सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इलाज पर बहुत इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर मरीज आपके साथ ताउन नहीं करेगा और इलाज की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अगले मरहले तक नहीं पहुंच सकेगा तो इलाज नाकाम हो जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस अस्पताल में भी ट्रीट हो वहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट, दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा नेटवर्क मौजूद हो।
अच्छा नेटवर्क मौजूद होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में आपसे बात भी करेंगे। ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे कोऑपरेट करते हैं, जब पेशेंट खुद कोऑपरेट करता है तो वो जल्दी जल्दी ठीक होता है। तो जब आप जाते थे डॉक्टर्स के पास तो क्या कहते थे आपके डॉक्टर्स? तो कहते होंगे आप तो फौरन से ठीक हो जाएंगे ओवैस। जी कि मैं डॉक्टरों को ये कहता था, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की मेरे ऊपर और भी बच्चों के ऊपर की। उन्होंने कहा जितना बच्चा आ रहे उनको आने दो। उन्होंने मेरे को ये कहा इनको ठीक करना है, जो बच्चा आ रहे वो यहाँ से ठीक होके ही आना चाहिए। जैसे मैं हुआ रीढ़ की हड्डी थी, उससे मेरे को पानी निकालते थे, फिर भी मैंने हौसला रखा अपने अंदर। आईटी कहते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी से मेरे पानी निकाला करते थे। करवट में लेटना होता था, सीधे लेटे पेन होती, खून निकलता। एक नर्स थी, आते जाते मेरे आंख मारती थी, मैं भी उसको आंख मारता था। ऐसा तीसरे दिन चलता रहा, आंख चलती रही हमारी। फिर आई मेरे साथ एक पठान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा वैस ये तो तुम्हारा मेरे को आंख मारी, वो खुश हो रहा है। कहते नहीं, आंख तो इस तरफ आ रही है, वो भी मार और वो भी मारी। फिर पठान साहब ने कहा वैस ऐसा नहीं मारो, आवाज वाला मारो। मैंने कहा वो कहते वो ऐसे। जब आई उन्होंने मेरे को आंख मारी, मैंने कहा वो कहती वैसे तुमने क्या किया। चले जी, हंसते खेलते ओवैस की जो है वो ट्रीटमेंट हो गई और ओवैस जो है माशाल्लाह से अब सेहतयाब हो गए। ओवैस, मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ते हो? जी कि मेरा यही फेवरेट है कि मैं मैथ पढ़ता हूँ और मैं प्रेप में। पर जब मैं पहली क्लास में गया था जूनियर में, तब मैं फर्स्ट आया था, पहली बार फर्स्ट आया था। उसके बाद से मैं बीमार होने लग गया, मेरे घुटने में दाना बन गया, ना मैं जा सका। डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने मेरे दवाइयां दी, उसकी वजह से मेरा अमाउंट सिस्टम खराब हो गया। उसकी वजह से एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बस कुछ नहीं कहा, मेरी कमीज उतारी, उन्होंने कहा नदीम भाई इसको कैंसर हो गया। सीधा मेरे इंडस हॉस्पिटल लेकर गया पापा के, और दोस्त ने एक हॉस्पिटल बताया। तो कोई मसला नहीं है ओवैस, देखो तुम अपनी क्लास 1 में फर्स्ट आए, उसके बाद जैसे आप क्लास में एग्ज़ाम देते हैं ना, उसी तरह आपकी लाइफ में एक एग्ज़ाम आया और आप क्लास में फर्स्ट आए थे, और ये वाला जो एग्ज़ाम आया ना कैंसर वाला, उसमें आपने टॉप किया है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? कुछ म्यूज़िक सुनते हैं या खेलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, या फिर मोबाइल पे लगे रहते हैं? जी कि मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, गाने गाता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, कलर्स करता हूँ। मैं गाने गाता रहता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के गुनगुनाता रहता हूँ। मैं वैसे भी गा लेता हूँ। ओवैस गुनगुनाते रहते हैं, तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना की जरूरत नहीं, वो खुद ही सुना रहे हैं। जल्दी से कुछ सुना भी देना फिर। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अरे भाई क्यों नहीं होंगे? अरे कुछ हैप्पी गो लकी सुनाए ना ओवैस, कुछ हैप्पी गो लकी सुनाए। क्यों नहीं होंगे, आप माशाल्लाह से होंगे, कुछ अच्छा सा सुनाए। तेड़िया निशानियां चिड़ला के रोए, सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। जो तुम्हारी उम्र है ना, एक एहसान कर, एक एहसान कर, एक एहसान कर, सलामे इश्क मेरी जान, जरा अच्छा मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब आप भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। वैसे जितनी एज है ओवैस की, वो अभी से जो है वो उनका दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए। इट वाज अ लवली थिंग जो ओवैस ने किया है। डॉक्टर साहब योर फाइनल वर्ड्स के एक हमारे सामने जीती जाती मिसाल है, और अल्लाह मियां इन्हें मज़ीद उम्र अता करे, 100 साल की उम्र अता करे, और ये इसी तरह गाते रहें, मुस्कुराते रहें। यू फाइनल वर्ड्स आज के दिन के हवाले से, जो चाइल्ड कैंसर डे है उसके हवाले से। मैं ये कहूँगा कि हमें अच्छे अदारे जो कि बच्चों के कैंसर का मुकम्मल इलाज कर सकें हमें इस्टेब्लिश करने चाहिए। देखिए कैंसर बच्चों में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, पूरे पाकिस्तान में शायद 10,000 केसेस होंगे। तो अगर हम हर बड़े शहर में या कुछ रीजनल सेंटर्स बना देंगे और एक भरपूर तरीके से अपने
आने वाली नस्लों के लिए एक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी और इनकी फैमिली की तकालीफ का हम मदावा कर सकते हैं। स्पेशली जो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कैंसर के इलाज से, उसका हम मदावा कर सकते हैं। इसके लिए दरख्वास्त है सोसाइटी से और हुकूमत के वक्त से कि प्लीज़ इसके ऊपर काम करें और भरपूर किस्म के कंप्लीट हॉस्पिटल्स बनाएं जहां पर हम बच्चों का इलाज कर सकें कैंसर से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद हमारे साथ मौजूद थे। और अवैस तुम्हारा तो बहुत ही शुक्रिया, इसी तरह जो है तुम खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो और इसी तरह हाँ बोलो योर आखिरी वर्ड, योर लास्ट वर्ड्स। मैं ये कह रहा था मेरे को खाना काबा जाना है, उम्रा देखना है, दुआ करनी है और बच्चों के लिए भी करनी है जो मेरे साथ थे, मेरे दोस्त थे, मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ अल्लाह के पास गए, वो सेहतयाब रहें और मैं वहाँ जाके दुआ मांग सकूँ खाना काबा। माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। बहुत शुक्रिया अवैस, और हमारी ये कि आपकी ये दुआ भी कबूल हो और आपकी सारी ख्वाहिशात कबूल हों और इन सारे बच्चों की जो इस मूजी मरस में मुब्तला नहीं है, इससे लड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है आज के ख़ास दिन पे कि लड़ते रहें, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी भरपूर है। आगे बढ़ते हैं अनदेखा पाकिस्तान में। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने काल कोठड़ी में 29 साल गुजार दिए, जो तख्तेदार से वापस जिंदा लौट आया। चंद घंटे बाकी थे मुझे फांसी देने में, कि जो रेट चल रही थी ना, उसी में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि इसकी फांसी रोक दी जाए। मैं ज़िला विहाड़ी के शहर थाना गगो मंडी के साथ एक गांव में रहता था। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मेरे वालिद साहब ज़मींदारा करते थे और उस वक्त मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा बड़ा भाई, उसके गांव में कुछ लोगों के साथ चुदराहट का क्लैश था। वो पार्टी भी अपने आप को चौधरी समझती थी, मेरा भाई भी अपने आप को चौधरी समझता था। इसी वजह से ना उनमें क्लैश रहता था आपस में। तो मेरे भाई को मारने के लिए ना वो घर तक आ गए। तो मैं उस वक्त ना छोटा सा था, मेरी उम्र 17 साल थी। मैं दरवाजे में खड़ा देख रहा था और परेशान था कि अब क्या करूं, भाई को मार रहे हैं। तो मैं भाग कर अंदर गया, उसी भाई का पिस्टल पड़ा हुआ था। मैंने वो पिस्टल उठाया, वो दरवाजे के आगे भाई को मार रहे थे। तो मैंने दरवाजे में खड़े होकर फायरिंग कर दी। 2 आदमियों को फायर लगे, उनमें से एक आदमी 28 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो मुझे थाना गगो की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके मेरा चालान कर दिया और सेशन जज ने मुझे मौत की सज़ा सुना दी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक कानून पास किया कि ऐसे सज़ाए मौत के कैदी जिनकी उम्र वक़ूए के वक्त 18 साल से कम थी, उनको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकेगी। तो उस वक्त हाई कोर्ट से अपील खारिज हो गई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर लिख दिया कि नाबालग का जो केस है ना, इसकी समाअत सेशन जज करे। हम फिर दोबारा आके सेशन जज से शुरू हो गए। सेशन जज ने फिर वो रेट खारिज कर दी। फिर हाई कोर्ट चले गए। जब रेट हाई कोर्ट में चल रही थी ना, उसी वक्त मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट के बाद सदर पाकिस्तान से भी खारिज हो गई और मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। चंद घंटे बाकी थे मुझे फांसी देने में, कि जो रेट चल रही थी ना, उसी में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि इसकी फांसी रोक दी जाए। फिर फांसी रोक गई। मुझे सुबह फांसी दी जाने से आखिरी मुलाकात जो थी वो बहुत मुश्किल मसला था कि मेरे घर वाले मुलाकात पे गए थे। भाई मेरे 2 भाई तो फौत हो गए थे, तो बच्चे भतीजे मुलाकात पे गए। ऐसे लगता था कि मैं इन्हें आखिरी बार देख रहा हूँ, ये मुझे आखिरी बार देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सज़ा, जो सज़ाए मौत थी, वो उम्र कैद में तब्दील कर दी। उस वक्त तक मैं 29 साल जेल में गुजार चुका था, जबकि सज़ा मुझे हुई 25 साल। जेल में इतनी टेंशन हुई कि मुझे फारज हो गया। मुझे एक दफ़ा हार्ट अटैक भी हुआ। शुरू में तो ऐसा होता था कि ख़त लिखते थे। उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, ख़त लिखते थे।
जी भाई, आपसे दूर गए हुए 18 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, अपना ख्याल रखा करें। आपकी दुआओं से, आपकी कोशिशों से बहुत जल्द इंशाअल्लाह रिहाई हो जाएगी। अदालती निज़ाम में बेहतरी होनी चाहिए। कोई भी केस है उसका जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। अब देखो ना, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, मेरे घर वाले भी माशी तौर पे उनका बुरा हाल हो गया। अगर यही फैसला वक्त पे हो जाता तो शायद ऐसा ना होता। तो अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि जीतते जीतते हारने वालों को क्या कहते हैं। Stay with us. वेलकम बैक। जैसे सवा, अगर आप जीतने की ठान लें तो फिर आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप हारने का सोच लें तो आप जीता जिताया मैच, वो भी ऐसा कि सामने वाली टीम के 2 बंदे इंजर्ड हो गए, वो बाहर चले गए, 2 बॉलर बाहर चले गए, कैचेस छोड़ दिए, आखिरी में आके छक्के भी पड़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ वो ये कि कराची किंग्स एक बार नहीं जीत सकी। स्माइली फेस होता है और कहते हैं कि ये है आम जिंदगी, और फिर एक रोने धोने वाला चेहरा होता है, वो कहते हैं और ये है कराची किंग्स के फैन की जिंदगी। कराची किंग्स प्ले ऑफ मरहले में क्वालिफाई ना कर सकी, वो तो पहले ही हमें पता चल गया था, और PSL 8 के लिए क्वालिफाई कर गई अभी से। मुसलसल 7वां मैच हार गई है और PSL 7 से बाहर हो गई है। अच्छा, इनका मसला क्या चल रहा है? मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि कंसिस्टेंटली लोग मेहनत करते हैं कि अगर कुछ चीज गड़बड़ हो गई है, कोई मैच हार गए तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हार में इतनी कंसिस्टेंट है कराची किंग्स, समझ नहीं आ रहा। इतने बड़े इनके पास थिंक टैंक्स मौजूद हैं और टीम की कॉम्बिनेशन पे तो फैसल आपने बहुत ही ज्यादा बात की है, तो अब क्या हो गया है कराची किंग्स को? पता तो जैसे कि मैंने कहा कि ये है आम जिंदगी और ये है कराची किंग्स के फैन की ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी अजीरन होती जा रही है। अब तो उम्मीद भी छोड़ दी है जीतने की, और अब इतनी ज़्यादा उम्मीदें छोड़ दी हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कराची किंग्स के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या। ये तो हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं समझने की, हम नहीं समझ पा रहे, वो नहीं समझ पा रहे तो हम क्या समझेंगे। उनको खुद को समझ में नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। और बाबर को भी कल समझ में नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या, क्यों? क्योंकि उभरते हुए फास्ट बॉलर ज़ीशान ज़मीन अंडर 19 से आए और क्या पेस के साथ उन्होंने बॉल कराई है किंग्स के खिलाफ मैच में। वैसे उन्होंने सिर्फ 9 गेंदें कराई, अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए। अच्छा हुआ कि पहले अनफिट हो गए, अगर पूरा मैच खेल जाते तो कराची इतना फाइट भी नहीं कर पाती। सिर्फ 9 गेंदें कराई, लेकिन अपनी पेस और बाउंस से बाबर और शजील दोनों को हैरान कर गए। तो नया दिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हरम की गोद में जिस तरह अबूतराब आए, नबी के कल्ब पे जैसे के अल किताब आए, विलादते शाहे मर्दा का जिक्र काबे में, जो दर से पूछो तो दीवार से जवाब आए, जश्न मौलूद काबा मुबारक 13 रजब हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत का दिन। वो ज़ात गिरामी जिनके लिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। रसूल खुदा के चचाजाद भाई, उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, खैबर के फ़ातिह, अंबर के मौला, शुजात ऐसी के खैबर का दर उखाड़ दिया, वो कला फ़तह किया जिसे कोई फ़तह ना कर सका। आप हैदर कर्रार भी हैं, साहिब ज़ुल्फ़िकार भी, साहिब सखावत भी और साहिब शुजात भी, इबादत और रियाजत वाले भी और फसाहत और बलागत वाले भी, इल्म वाले भी, हिल्म वाले भी, फ़ातिह खैबर भी, मैदान खिताबत के शहसवार भी। गर्ज़ ये कि आप बहुत से कमाल व खूबियों के हामिल हैं और हर एक में मुमताज़ व यगाना रोज़गार हैं। अली के माने बुलंद के हैं, आला के हैं, वो अली के जिनका इल्म भी अली, जिनका हल्म भी अली, जिनका ज़ुहद भी अली, जिनका तक़वा भी अली, जिनकी शुजात भी अली, जिनकी करामत भी अली, जिनकी सदाकत भी अली, जिनकी अदालत भी अली, जिनका इल्म, जिनकी गुफ्तार, जिनका किरदार भी अली करमुल्लाह वजह। अली इमाम मनस्तो मनम ग़ुलाम अली। तो इस पे मौजूद हैं हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए अल्लामा कुमैल महदवी, मजहबी स्कॉलर हैं आप। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज आपको और तमाम लोगों को हमारी और हमारी टीम की जानिब से विलादत बासादत हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु बहुत बहुत मुबारक हो।
हज़रत अली शेर खुदा की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है। ये बताइए कि हज़रत अली ने किरदार साजी पे कितना ज़ोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 रजब मुरज्जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जौफ़ काबा में आमद तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। तो ये वो हस्ती हैं कि बैतुल्लाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनकी विलायत इमाम किया। देखें, चाहे कोई भी मस्जिद हो, शहर की जामे मस्जिद हो, इलाके की गैर जामे मस्जिद हो, हत्ता ये कि बड़ी से बड़ी मस्जिद हो या कोई इलाके की एक छोटी सी मस्जिद हो, वहाँ इजाज़त नहीं होती कि कोई ख़ातून वहाँ अंदर जाकर साहिब औलाद हो जाएं, इसलिए कि उसके बाद फिर तहारत के बाद जो सिलसिला रहता है विलादत का, उसमें बहुत सारी नजासतें भी हाइल हो जाती हैं। लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का शरफ़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी विलादत इतनी पाकीज़ा और इतनी तहारत के साथ थी कि उनकी माँ को खाने काबा में बुलाया। 3 दिन तक अली की माँ काबे में मेहमान रहीं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमीरुल मोमिनीन की विलादत का एहतमाम काबे में फरमाया। सूरह यासीन की आयत नंबर 12 है कि जिसमें इरशाद इक़्तिदास इलाही है कि इन्ना नहनु नुहयिल मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन, कि हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इस इमाम मुबीन से मुराद कौन है? क्या इससे मुराद तौरात में अल्लाह ने इल्म जमा किया है? हुज़ूर ने फरमाया नहीं। उन्होंने सवाल किया कि इंजील में इल्म जमा किया? उन्होंने कहा नहीं। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुआ हाज़ा इन्नहुल इमाम अल्लज़ी अहसल्लाह तबारक व तआला फ़ी इल्म कुल्लि शै, कि ये वो इमाम मुबीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर शय का इल्म अली इब्न अबी तालिब में जमा कर दिया है। लिहाजा बकौल शायर के हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, और कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो, कि अली की ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। तो इल्म कामिल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो हमेशा फरमाया करते थे हादा लुआब रसूलुल्लाह, ये जो मैं इल्म तुम्हें दे रहा हूँ ये रसूल अल्लाह का लुआब है। हादा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, ये वो इल्म है कि जो रसूल अल्लाह ने मुझे ऐसे अता किया कि जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना खिला खिला कर अता करता है। तो जो इल्म अली था वो दर हकीकत इल्म रिसालत था कि जो ज़बान मुतहर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सादिर हो रहा था। फिर एक वो दावा कि जो और कोई नहीं कर सका वो सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के, वो है सलूनी, पूछ लो मुझसे, फ़इन्न इंदी इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, पूछ लो जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो, मेरे पास अव्वलीन का भी सारा इल्म है और आखिरीन का भी सारा इल्म है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो मुझसे पूछना चाहो पूछ लो। ये फ़कत हुजूर के शागिर्द अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया और फिर कहते थे अमा वल्लाहि लौ तुनियत ली विसादा फजलस्तु अलैहा, आगाह हो जाओ कि अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए और मैं इस पर बराजमान हो जाऊं तो मैं अहले तौरात को तौरात से फतवा दूंगा। यहाँ तक कि तौरात खुद बोल उठेगी कि अली ने सच का सदक अली मा कज़बा, अली ने सच कहा और कोई झूठ नहीं कहा। सादिक़ व अमीन, नबी के सादिक़ व अमीन वसी हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फिर कहा कि इंजील वालों को इंजील से फतवा दूंगा, कुरान वालों को कुरान से फतवा दूंगा, यहाँ तक कि कुरान खुद कह उठे कि जो कुछ अली ने कहा वो सच का। ये इल्म अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान है। लिहाजा उन्होंने बहुत से आदाब माशरत भी इरशाद फरमाए, हमें मुनाजात कैसे करनी चाहिए, हमें लोगों के साथ माशरती रवैये कैसे होने चाहिए, हिकमत की बातें इरशाद फरमाई। वो इंशाअल्लाह अगर हो सकेगा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अच्छा अल्लामा साहब, आजकल के दौर में सियासत सिर्फ पैसा कमाने और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम है। उस वक्त के खलीफा तो मनसब पे होने के बावजूद सादा ज़िंदगी गुजारते थे और फाकों तक की नौबत आती थी। आज हम रियासत मदीना की बात तो करते हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जहां हुक्मरान सिर्फ अपनी जायदादें बनाने में लग जाए? जी, आप देखिए खुद मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कि जब गुज़रते थे कूफा की गलियों से तो अगर कोई यतीम गिरिया कर रहा हो उस वक्त तो वहाँ जाकर उसकी इस तरह से मुश्किल कुशाई फरमाते थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए हैं और उनकी मदद करके गए। इस वुसअत अल्ताफ़ को पहुँचेगा भला कौन, साइल ने कभी दर पे अली के न सुना कौन। तो कौन नहीं कहते थे वो कि कौन है तू, तेरा मजहब क्या है, तू मुझे मानता भी है खलीफा या नहीं मानता। जो कोई आया उन्होंने अता फरमाया। तो ये वुसअत क़ल्बी थी उनमें। और जब उनसे पूछा भी जाता था कि आप में इतनी
आपके पास अल्लाह ताला ने इतनी वसअत दी है कि आप एक इत्मीनान के साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो खुद उन्हीं के फ़र्जंद हैं, उनका तो दस्तरखान मशहूर है, उनके दस्तरखान पर तो अपने और गैर आकर सैराब होते थे। तो अली आप ये जौ की सूखी रोटी क्यों खाते हैं? तो जवाब देते थे कि मेरा फ़र्ज़ ये है कि चूँकि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, लिहाजा जो माशरे के पस्तरीन तबक़ात हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ, ताकि क़यामत में कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ये ना कह सके कि मैं तो एक जौ की सूखी रोटी खा के गुजारा कर रहा था, लेकिन हमारा खलीफा अली वो मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहा था। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि माशरे के कम तरीन अफराद की तरह ज़िंदगी गुजारूँ, मेरा रहना सहना ग़िज़ा खाना पीना लिबास उनकी तरह से हो। तो ये बात कह देना बड़ी आसान है रियासत मदीना, लेकिन जब उस पर अमल करने की बात आती है तो सबसे पहले अपना नफ्स कुर्बान करना पड़ता है, सबसे पहले अपनी अना कुर्बान करनी पड़ती है, सबसे पहले आपको उन अयाशियों को छोड़ना पड़ता है कि जिनमें बहुत सारे हमारे तकरीबन तमाम ही अरबाब इख्तिदार मुब्तला हैं। तो लिहाजा या तो वो मुक़द्दस नाम लेना छोड़ दीजिए या फिर उनके तरीक़े पर आ जाइए कि जैसे रियासत मदीना का तरीक़ा था। अल्लामा साहब यूँ ही तो नहीं कहते ना कि अली सुल्तान आलम, अली सरदार आदम, यूँ ही तो नहीं कहते। अच्छा अल्लामा साहब, हमारे मुल्क में आज इंसाफ की जो सूरत हाल है उसकी वजूहात तो कई हैं, मगर मुख्तसर ये कि आम आदमी गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता, या फिर इतनी देर लग जाती है कि कई केसेस में इंसान का जब नंबर आता है वो तो दुनिया से चला जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। तो हमें मौला अली की अनमोल तालीमात की रोशनी में मज़ीद बताइए ताकि हम सब रहनुमाई हासिल कर सकें। जी सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और अली का तो निज़ाम इंसाफ भी वो था कि कभी कोई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सामने ये शिकायत नहीं कर सकता था कि मुझे इंसाफ नहीं मिला और मुझे यहाँ क्योंकि अग़ज़ाकुम अली इब्न अबी तालिब, हुज़ूर ये फरमाते थे कि तुम में सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो तुम ज़िंदगी कैसे गुजारो, यानी उन्होंने हमारी इनफरादी ज़िंदगी के लिए भी तालीमात इरशाद फरमाई, इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी तालीमात इरशाद फरमाई। मैं 9 मौला के कलमात हैं, छोटे छोटे से वो आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी पेश कर दूँगा, क्योंकि आमिर शाबी एक बहुत बड़े मुहद्दिस और मुअर्रिख हैं। उन्होंने ये कहा कि अली इब्न अबी तालिब ने 9 कलमात ऐसे इरशाद फरमाया कि फ़क़अना उयून अल-बलागा, कि बलागत की आंखें खीरा हो गई हैं। अब यानी बलागत कुछ देख नहीं सकती, इससे आगे कुछ मुमकिन नहीं है कि कोई कह सके। व अयतमना जवाहिर अल-हिक्मा, और हिकमत के सारे कलमात इनके सामने यतीम हो गए। तो वो 3 कलमात, उसमें से मुनाजात के बारे में 3 हिकमतें हैं, 3 आदाब माशरत हैं, हमें माशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। फरमाया कि मुनाजात वो है कि इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, अली की इज़्ज़त के लिए इतना काफ़ी है कि ए रब मैं तेरा बंदा हूँ, अली तेरा बंदा है। हमारी इज़्ज़त स्टेटस से नहीं है, हमारी इज़्ज़त बड़े नाम से नहीं है, हमारी इज़्ज़त अच्छे ब्रांडेड मोबाइल से नहीं है, हमारी इज़्ज़त अच्छे व्हीकल से। ये सब चीज़ें दुनिया की सहूलियात के लिए अच्छी हैं, आप इसे हलाल से कमाइए, हलाल से इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन इज़्ज़त किस बात से? इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, अली की इज़्ज़त इस बात से है कि अली तेरा बंदा है। व कफ़ा बि फ़ख्रन अन तकून ली रब्बा, और अली के फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू अली का रब है। अगर मेरा सरनेम कोई बड़ा है, मैं बड़े खानदान में पैदा हो गया, फख्र की बात असल में ये नहीं है। फख्र की बात ये है कि तू मेरा रब है, जो सारी कायनात का रब है। अंता कमा उहिब, और फिर मौला कहते थे कि परवरदिगार तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूँ, फजअलनी कमा तुहिब, तो मुझे वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। फिर अम्मा लाती फिल हिकमा, 3 हिकमत की बातें क्या है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। कीमत कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनु बि, पहले फरमाया कि हर इंसान की कीमत उतनी है जितनी वो एहसान करता है। जितना वो स्टेटस पे पहुंच गया, जितना इख्तिदार पे पहुंच गया, जितना किसी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गया, वो कीमत नहीं है। कीमत आपकी उस वक्त है कि जब आप एहसान करने वाले बने, जितना आप अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करने वाले बनेंगे, उतनी कीमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में आपकी। फिर फरमाया वमा हलक इमराउन आरफा कदरा, और वो शख्स कभी हलाक नहीं होगा। ये दूसरी हिकमत इरशाद फरमाई, वो कभी हलाक नहीं होगा कि जो अपनी कदर को जानता है। आप अपनी कदर को जाने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अशरफुल मखलूकात खल्क किया है। खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ही ने फरमाया है कि इंसान तेरे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है, फला तबीउहा बिगैरिहा, खबरदार जन्नत से कम पे फरोख्त ना करना। तो अगर मैंने किसी लालच के लिए, किसी रिश्वत के लिए, किसी पर जुल्म करने के लिए, कोई मकाम और मर्तबा गलत तरीके से हासिल करने के लिए अपने आप को फरोख्त किया, तो मैंने बहुत कम पे फरोख्त कर दिया। मौला ने कहा तेरी कीमत जन्नत है, जन्नत से कम पे ना फरोख्त करना। हिकमत और दानाई का तो मिंबर है अली। बहुत शुक्रिया मेदवी अल्लामा, आप गुफ्तगू कर रहे थे और शो का इख्तिताम
इन्हीं 4 लाइन से करेंगे। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली, जानम फिदाए हैदरी या अली या अली। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।